हेलो एवरीवन, मैं आपकी एजुकेटर ममता कुमारी। आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? युग्मक जनन क्या है? तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बता के जाऊं, गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटो मीन्स क्या हो गया? गैमेट्स। जेनेसिस मीन्स क्या हो गया? फॉर्मेशन। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कॉल्ड इज गैमेटोजेनेसिस। युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई एक शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन। अगर अपन एक साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी देखते हैं तो वो क्या होगी? गैमेटोजेनेसिस क्या होगा? इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम डिप्लॉइड गोनेट्स। क्या होगा कि युग्मक का निर्माण जो है द्विगुणित जनदों के द्वारा होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of haploid gamete from diploid gonads। It means यह वह प्रक्रिया है जो अगुणित युग्मकों का निर्माण किससे होता है? द्विगुणित जननांगों के द्वारा या द्विगुणित जनदों के द्वारा क्या होता है? युग्मकों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। हमने देख लिया कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन ही क्या है? गैमेटोजेनेसिस है। युग्मक का निर्माण ही क्या है? युग्मक जनन है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख ली। फिर हम देखते हैं कि ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मीनिंग क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉल्ड इज स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ओवम कॉल्ड इज oogenesis। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमने सबसे पहले देखा गैमेटोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या है। फिर हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस के टाइप जो है कितने हो सकते हैं, युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन, oogenesis जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंड जनन। ठीक है, अब इस वाले जो लेक्चर में है हम डिटेल में क्या पढ़ के जाएंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। इट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो कैसे प्रोसीड होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? 2n सेल है, वो क्या करेगी? डिवाइड करेगी और 2n सेल का फॉर्मेशन करेगी। ये 2n सेल फर्दर डिवीजन करेगी। एक बार मैं बना देती हूँ फिर आपको समझा दूंगी। ये आगे ग्रोथ के लिए जाएगी और फिर क्या करेगी? फर्दर डिवीजन करेगी, फिर ये फर्दर डिवीजन करेगी। ठीक है, देखो क्या है ये? क्या है? एक डिप्लॉइड जर्म सेल है। क्या है? डिप्लॉइड जर्म सेल। उसमें क्या होगा?
उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। अब माइटोसिस तो सबको पता होगा ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। इट मीन्स क्या हो गया, समान विभाजन। सम मतलब क्या हो गया, समान, सूत्री मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम। तो माइटोसिस इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इट मीन्स जैसे कि ये जर्म सेल है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर था वो कितना था, 46 था। फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, सिंगल सेल से कितनी सेल बनी, डबल सेल बनी, तो उनका भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या होगा, 46 होगा। ठीक है, इसको हम बोल के जा रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोल के जा रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम। फिर इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। फिर क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट। फिर इस स्पर्मेटोसाइट से एक सिंगल सेल, देखो पहले एक सिंगल सेल थी जिसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, जर्म सेल है। ये जर्म सेल क्या करेगी, माइटोसिस डिवीजन करेगी और क्या बनाएगी, डबल सेल में चेंज हो जाएगी डिवीजन करके। लेकिन उनका क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, जर्म सेल के इक्वल ही रहेगा, हाफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, माइटोसिस डिवीजन हुआ है। फिर क्या होगा, उसमें सेकेंड माइटोसिस होगा। सेकेंड माइटोसिस से डबल सेल से कितनी बनेगी, टेट्राड सेल बनेंगी। 4 सेल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 प्रकार की सेल का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है, जिसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, स्पर्मेटोसाइट बोल के जा रहे हैं। इस स्पर्मेटोसाइट से एक सिंगल सेल जो है, मैं ये ग्रोथ दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देती हूँ जो आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये है कि जो सिंगल सेल है, यहाँ से स्पर्मेटोसाइट की एक सिंगल सेल है, वो क्या करेगी, अपने ग्रोथ को, एक सिंगल सेल जो है वो किसके लिए जाएगी, ग्रोथ के लिए जाएगी। देखो डायग्राम से पता चल रहा है, ये मैंने स्मॉल स्मॉल बनाई है और इसका साइज जो है वो क्या है, लार्ज है। इट मीन्स ये क्या कर रही है, अपनी जो साइज है उसको इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स इसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये वाली जो सेल होगी वो क्या होगी, ये सिंगल सेल जो है वो क्या हुई, आगे गई ग्रोथ के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो क्या है, टाइप ए। इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइप ए। फिर इसमें क्या होगा, देखो मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस इट मींस कौन सा डिवीजन हुआ, इस 2n सेल में। 2n का मतलब ये तो पता है ना आप लोगों को कि 2n और n में यहाँ पे क्यों लिख के जा रही हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे 2n मीनिंग क्या है, डिप्लॉयड, और n मीनिंग यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड। ठीक है, द्विगुणित और अगुणित, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको द्विगुणित बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में इसका क्रोमोसोम नंबर पहले कितना था, 46 था। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो गया, 23। इट मीन्स मियोसिस, इट मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मीनिंग क्या होता है, अर्ध मतलब क्या हो गया, हाफ, आधा, सूत्री मतलब क्या है, क्रोमोसोम। इट मीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर पहले से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले 46 था और अब क्या हो गया, 23 हो गया। तो वो क्या हो गया, मियोसिस डिवीजन हो गया। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा और ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन क्या बना के जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना के जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप बी। फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। और ये मियोसिस सेकेंड डिवीजन करके क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगी। एक देखो यहाँ पे एक सिंगल स्पर्मेटोसाइट क्या करके जा रहा है, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करके जा रहा है। किसका फॉर्मेशन करके जा रहा है, 4 स्पर्मेटिड का क्या करके जा रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन करके जा रहा है। ये स्पर्मेटिड जो है आगे क्या होंगे, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को फॉलो करके ये क्या बनाएंगे, वेल डेवलप्ड स्पर्म का
फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे वेल डेवलप स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम ये क्या बता रहे हैं, 2n माइटोसिस। अभी मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर अपन oogenesis की पढ़ेंगे, फिर हम फर्टिलाइजेशन में जाएंगे, तब इनके सारे जितने भी फंक्शन है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस कौन कौन से हैं। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस है, जिसमें क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है और क्या है, oogenesis है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, आज अपन डिटेल में क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट मीन्स शुक्राणु का निर्माण ही क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। हम अब देख रहे हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है। जर्म सेल हमने देख लिया कि ये कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे होता है। हमने ये तो देख लिया कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन जो है कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है। यहाँ पे जर्म सेल है, जर्म सेल ने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन हुआ और उसमें क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ। इस स्पर्मेटोगोनियम में फर्दर माइटोसिस हुआ और किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। एक स्पर्मेटोसाइट की एक सिंगल सेल आगे किसके लिए जाएगी, ग्रोथ के लिए जाएगी और क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, जिसको हम टाइप ए भी बोलते हैं। फिर उसमें क्या होगा, फर्दर मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट क्या करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, टाइप बी बोल के जा रहे हैं। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड के थ्रू किसमें चेंज हो जाता है, स्पर्मेटिड में चेंज हो जाता है। और ये स्पर्मेटिड जो है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू किसमें चेंज हो जाएगा, स्पर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे, ये मैं इरेज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं तो मेरे वीडियो जो है आप पॉज करके भी ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, मेरी जो वीडियो है आपको अभी ब्लर दिख रहे होंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जब मैं अपलोड करती हूँ तो ये ब्लर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 1020p क्वालिटी पे जाके आपको देखना है, तो आपको वहां पे क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, और जो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे अपकमिंग वीडियो है वो मैं क्लियर अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मैं एक डायग्राम बना के बता रही हूँ कि ये कहाँ पे होता है। हमने देख लिया कि जर्म सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले मैंने यहां से लेके यहां तक जो बताया है वो कौन सी फेज है, मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज। ये वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, ग्रोथ फेज। ये वाली जो प्रोसेस है कहां से लेके कहां तक है, यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सी है, मैच्यूरेशन फेज। स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सी फेज है, डिफरेंशिएशन फेज। कौन सी है, डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं कि ये वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है। वो देखने से पहले मैं ये बता देती हूँ, देखो नाम से पता चल रहा है, ये मैंने कहा ना अभी स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट वाली जो स्टेप होगी स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन स्टेज होगी। फिर सेकंड क्या होगा, ग्रोथ फेज होगी। फिर थर्ड क्या है, मैच्यूरेशन फेज। फोर्थ क्या है, डिफरेंशिएशन फेज। अब मैं मल्टीप्लिकेशन फेज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, एक जर्म सेल पहले सिंगल सेल थी, एक सिंगल सेल से कितनी 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया। इट मीन्स वो क्या करके जा रही है, अपने नंबर को क्या करके जा रही है, यहाँ पे इंक्रीज करके जा रही है। एक सिंगल सेल किसमें चेंज हो गई है,
4 सेल में चेंज हो गई, इट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद में यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल सेल जो है अपनी ग्रोथ करेगी तो वो क्या करेगी, पहले इतनी सी सेल थी, फिर जैसे ही उसमें ग्रोथ होगी तो वो अपने साइज को क्या कर लेगी, इंक्रीज कर लेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिर क्या करेगी, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस करके क्या बनाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स बनाएगी। इट मींस वो क्या कर रही है, मैच्योरेशन फेज की तरफ जा रही है। इट मींस उसमें क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटिड जो है वो प्रीकर्सर है किसका, स्पर्म का, कि ये स्पर्मेटिड जो है आगे जाके क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। इट मींस वो क्या है, परिपक्व अवस्था जिसको बोलते हैं हम, तो वो क्या है, मैच्योरेशन फेज की तरफ जा रही है। फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बनता है तो वो कौन सा है, डिफरेंशिएशन की स्पर्मेटिड, पहले स्पर्मेटिड था, देखो ये स्पर्मेटिड है, राउंड सेल है, राउंड हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, इसमें ना कोई टेल है, कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि उसमें टेल का फॉर्मेशन भी हो गया, उसका हेड भी क्या हो गया, एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर उसका हेड है वो हो गया। तो ऐसा क्या डिफरेंशिएशन या क्या विभेदन हुआ, तो उस वाली स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन फेज। हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी डिफरेंशिएशन फेज को, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन फेज। डिफरेंशिएशन फेज भी क्या होती है, 4 टाइप से कंप्लीट होगी। डिफरेंशिएशन फेज में अगर मैं देख के जाऊं तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सी स्टेज है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हेड, सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, थर्ड जो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या है, डिफरेंशिएशन फेज है। सबसे पहले क्या होगा, उसमें हेड का, स्पर्मेटिड था उसमें सबसे पहले क्या हुआ, हेड का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक्सियल फिलामेंट का, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का, फिर जाके वो क्या किसमें चेंज हो गया, एक फंक्शनल स्पर्म में चेंज हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि हेड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना के आपको बता रही हूँ कि ये क्या है, यहाँ पे राउंड जो है ये क्या है, स्पर्मेटिड है। पहले ऐसे ही था, क्योंकि डिफरेंशिएशन होने के बाद में ही तो वो स्पर्म में चेंज हुआ है। तो पहले एक क्या है, राउंड स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे ये क्या है, मैंने क्या बना दिया है, ये एक स्पर्मेटिड है, क्या है, स्पर्मेटिड, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड में क्या होगा, यहां से आरएनए, वाटर, न्यूक्लियस वो क्या होने लग जाते हैं, इस स्पर्मेटिड से बाहर रिलीज होने लग जाते हैं। ये सब क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। रिलीज होने का रीजन क्या है कि ये जैसे ही इसमें से रिलीज होंगे, सपोज दैट पहले ये क्या था, ये क्या है, स्पर्मेटिड है, इसमें स्पर्मेटिड में आरएनए, वाटर, अनवांटेड न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस होगा तभी तो जाके फंक्शनल स्पर्म बनेगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पर्मेटिड है, इसमें अनवांटेड जो है, अनावश्यक पानी है, आरएनए है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ये सब क्या करने लग जाते हैं, बाहर की तरफ क्या होने लग जाते हैं, रिलीज होने लग जाते हैं। देखो पहले ही ऐसा था, ठीक है, फिर उसमें बाहर की तरफ रिलीज होने लग गए, तो ये क्या हो गया है, ये एक श्रिंक हो गया, श्रिंक होके कॉन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, कॉन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कॉन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये वाली जो सेल थी वो किसमें चेंज हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी। कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी, तो उसका सिर जो है वो कैसा हो गया है, चपटा हो गया है, जिसको आप बोल के जा रहे हो कि वो जो है वो क्या कर रहा है, एक मूवमेंट के लिए। अब इस आप बोलोगे कि फॉर्मेशन ऑफ हेड में ये सब रिलीज करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये सब रिलीज, क्योंकि स्पर्मेटिड का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, और अब अगर इसको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। सपोज दैट एक एनालॉजी लेते हैं, एनालॉजी के थ्रू अपन समझते हैं कि एक 100 kg का आदमी है और एक क्या है 20 kg का आदमी है, ठीक है। तो 100 kg वाला आदमी, उनको रेस में दौड़ाया जाता है या उनको रेस के लिए छोड़ा जाता है, तो 100 kg वाला जो है सबसे पहले पहुंचेगा या 20 kg वाला, कौन सा पहुंचेगा, 20 kg वाला पहुंचेगा ना। क्यों, क्योंकि उसका वेट क्या है, कम है, तो उसको रेस करने में क्या होगी, आसानी होगी, इजीली वो वहां पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन 100 वाला जो है उसको टाइम लगेगा, वो भी पहुंचेगा, नो डाउट कि उसको भी वहां पे जाना है, लेकिन उसको क्या होगा, टाइम लगेगा, ठीक है, या फिर वो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, स्पर्म को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना है। तो जो नॉन मोटाइल जो स्पर्म है उसको मोटाइल स्पर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे अनवांटेड जो मटेरियल है उसको बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है, जिससे उसका वेट जो है वो कम हो जाता है और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर ये समझ में आ गया। फिर सेकंड है अपना टॉपिक जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। की एक्रोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है, गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी के जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी ग्रेन्यूल जो है वो इसके हेड पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे। यहाँ पे गोल्जी बॉडी के ग्रेन्यूल्स यहाँ आके क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं। फिर क्या होगा, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसको हम बोल के जा रहे हैं एक्रोसोम। क्या बोल के जा रहे हैं, एक्रोसोम, ठीक है। वहां पे आके एक्यूमुलेट हो गए और किसका फॉर्मेशन कर लिया, एक्रोसोम। अब अपन बात करते हैं कि एक्रोसोम जो है वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन क्यों होता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिडिक एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेट, एसिड हाइल्यूरिनिडेज, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे एंजाइम इसमें एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम किसमें हेल्प करते हैं, जब हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis में ओवम है, उसके बाहर की जो वेटलाइन मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा एंजाइम का फंक्शन। क्यों समझ नहीं आ रहा, जब हम oogenesis पढ़ेंगे, oogenesis के बाद में हम क्या करेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे, उनका फ्यूजन कराएंगे, तब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो है वो क्यों होता है और कैसे होता है, किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। फिर अपन बात करते हैं एक्सियल फिलामेंट की। तो एक्सियल फिलामेंट का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, जो डिस्टल सेंट्रियोल, सेल का जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है उससे क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। अब एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों होता है, हमने हेड का देख लिया कि हेड का फॉर्मेशन जो है वो उसकी साइज जो है वो चेंज क्यों होती है, क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वेट कम करना है, इसलिए वहां से क्या होते हैं, मटेरियल रिलीज होते हैं। एक्रोसोम का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि उनको डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो क्या उसको क्या करना है, वेटलाइन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके जाना है। फिर अपन बात करते हैं एक्सियल फिलामेंट की। तो एक्सियल फिलामेंट जैसे अपना क्या है, एक स्केलेटन है, आप लोगों का भी एक स्केलेटन है, मेरा भी एक स्केलेटन है। एक स्केलेटन क्या करके जा रहा है, अपनी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देके जा रहा है, वैसे ही एक्सियल फिलामेंट जो है वो क्या करके जा रहा है, स्पर्म को क्या करके जा रहा है, एक स्ट्रक्चर देके जा रहा है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए। मैं जब स्पर्म के स्ट्रक्चर बताऊंगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो डिस्टल जो एक्सियल फिलामेंट है वो क्या फंक्शन करके जा रहा है। फिर अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन क्यों होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि अब
अगर आप लोग एक एनालॉजी लेते हैं, जैसे कि हमको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है या कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। एनर्जी कहाँ से आएगी, आप फूड लेते हो, फूड लोगे तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। फूड के थ्रू जो एनर्जी मिलेगी आप उसको क्या करोगे, अपना काम करके उसमें कंज्यूम करोगे। वैसे ही यहाँ पे जो स्पर्म है उसको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। तो ऐसे तो नहीं है कि उसमें कुछ एक इलेक्ट्रिक बटन लगा हुआ है कि हमने उसको प्रेस किया और वो वहां से निकल गए, वहां कोई रोबोट है वहां से एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे चला गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसको भी क्या है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो भी एक लिविंग सेल है। तो उसको क्या करना है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए क्या होगा, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिससे वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने ये बता दिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कहाँ पे होता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे टेस्टिस का मैं कट सेक्शन बना के जा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है, रेड वाली सेल जो है वो क्या है, सर्टोली सेल है। ये क्या है, सर्टोली सेल है। और जो ये ग्रीन ब्लैक कलर की जो सेल बना के जा रही हूं, ये क्या है, जर्म सेल है। क्या है, जर्म सेल। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की जो सेल है वो कौन सी है, लीडिंग सेल है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ, सर्टोली सेल। ये क्या करती हैं, डेवलपिंग स्पर्म को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनकी, तो ये क्या है, जर्म सेल है। ये जर्म सेल क्या करेंगी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मैंने बताया ना पहले कि एक सिंगल जर्म सेल है, वो वाली प्रोसेस बताई थी ना कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी, इनकी। ये क्या है, लीडिंग सेल। ये लीडिंग सेल क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्म के फॉर्मेशन को। और ये यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग स्पर्म है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या है, ये मैंने टेस्टिस का कट सेक्शन बताया है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोन लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, सर्टोली सेल है। और यहाँ पे पेरिफेरी की साइड स्मॉल स्मॉल जो सेल होती हैं वो कौन सी होती है, जर्म सेल होती है। ये जर्म सेल क्या करके जा रही है, ये जर्म सेल क्या बनाएंगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आप लोग सोचोगे कि फिर ये लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, इनका क्या काम है। ठीक है, कि एक जर्म सेल ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन किसी भी सेल को ग्रोथ के लिए क्या होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो सर्टोली सेल है, जर्म सेल क्या बना के जा रही है, स्पर्म का फॉर्मेशन करके जा रही है। जो स्पर्म जो है डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, सर्टोली सेल। फिर ये लीडिंग सेल क्या करती है, यहाँ पे दो सेल के बीच में क्या होती है, लीडिंग सेल। सपोज दैट ये क्या है, दो सेल है, इनके सेंटर में यहाँ पे क्या होगी, लीडिंग सेल होंगी। लीडिंग सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन सॉरी
ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्म के फॉर्मेशन को। इट मींस अगर लीडिंग सेल में डिफॉल्ट आ जाता है या डिफेक्टिव हो जाती है कि वो आगे चल के टेस्टोस्टेरोन नहीं बना सकती, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करके जा रही है, यहाँ पे स्पर्म को क्या करके जा रही है, स्टिमुलेट करके जा रही है, कि हार्मोनल मैसेज देती है कि आपको क्या करना है, जर्म सेल को क्या करना है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ क्या होता है कि अगर कोई भी टेस्टिस की जो सेल है उसमें अगर सर्टोली सेल एब्सेंट है तो भी क्या नहीं होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन, वेल डेवलप स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन, सर्टोली सेल की एब्सेंस में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और वो क्या रहेगा, इमेच्योर स्पर्म में ही वहां पे पड़ा रहेगा, वहां पे उसकी मैच्योरेशन फेज, डिफरेंशिएशन स्टेज में वो नहीं जा पाएगा। क्योंकि उसको क्या करना है, अगर उसको डेवलप होना है तो उसको एक एनर्जी सोर्स तो चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो इसके लिए उसमें क्या होता है, सर्टोली सेल का होना जरूरी है। तो सर्टोली सेल और लीडिंग सेल और जर्म सेल तीनों सेल अगर फंक्शनल होंगी तो ही उसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब मैं एक स्पर्म का जो है एक स्ट्रक्चर बता के जा रही हूँ यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अगर आपको साइंटिफिक स्ट्रक्चर देखनी है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं। ये जो जितनी भी मैंने प्रोसेस बताई है वो आपको क्या हो, इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये क्या होता है, स्पर्म का हेड होगा। ठीक है, स्पर्म के हेड के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक्रोसोम होगा। ये इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ, ये क्या है, एक्रोसोम, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, इसका हेड रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, इसका टेल रीजन। ठीक है, ये क्या है, मैनचेट। ठीक है, मैं एक बार इसकी स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को समझा देती हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे मैंने बनाया सबसे ऊपर क्या है, एक्रोसोम। अब एक्रोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिर ये वाला रीजन इसका क्या होगा, हेड रीजन होगा। 3 पार्ट्स में स्पर्म जो है वो डिवाइड होता है, हेड हो गया, नेक रीजन हो गया, और ये कौन सा हो गया, टेल रीजन हो गया। ठीक है, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर क्या है, एक्रोसोम है। फिर क्या होगा, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, उसके सराउंडिंग में ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हेड का फॉर्मेशन है, उसका हेड जो है चपटा क्यों हो जाता है, पहले राउंडेड होता है, फिर क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो वो श्रिंक क्यों होता है, उसका रीजन मैंने बताया था कि अनवांटेड जो मटेरियल है वो रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ साइटोप्लाज्म जो है वहां पे बच जाता है, रह जाता है। तो जो रिमेनिंग साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक्यूमुलेट हो जाता है और एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैनचेट बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, नेक वाले रीजन में एक क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, 2 क्या होते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। ये इसी डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट का क्या होके जा रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन होके जा रहा है। मैंने बताया था कि जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन। देखो एक स्ट्रक्चर देके जा रहा है कि नहीं देके जा रहा है, एक स्केलेटन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सियल फिलामेंट। यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। मैमल्स में इस स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं,
निबेन कण, क्या बोलते हैं, निबेन कण। ठीक है, ये 1 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैंचेट, व्हाट इज निबेन कण। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ऐसा नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं, मैम ने बताया ही नहीं कि मैंचेट क्या होता है, निबेन कण क्या होता है। तो मैंचेट क्या है, साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक्यूमुलेट होकर एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, उसको मैंचेट बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, मैमल्स में स्पाइरल फॉर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है स्पर्म में, वो क्या कहलाएगा, निबेन कण कहलाएगा। फिर लास्ट में यहाँ